देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम रिकॉर्डिंग मैसेज। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग का एवरेज ड्यू डेट खत्म हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इलास्ट्रेशन 10, जो कि मैंने लास्ट दिन भी करवाया था, बट मैंने बोला था कि इसके जगह अगर हम लोग ईयर्स में करते, क्या हमारा सोल्यूशन ऐसा ही आ जाता। हाँ, हम लोग अगर ईयर्स में भी करेंगे तो हमारा सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा। हम दिखाते हैं, देखो अगर तुम लोगों ने करके देखा है तो ठीक है, मतलब देखना तो चाहिए, देखो नहीं तो तुम लोग को डाउट अपना नहीं पता चलेगा। हम एक बार दिखाते हैं कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को मंथ के जगह ईयरली करते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। वो हम एक बार तुम लोग को कंफर्म करवा देते, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना से कोई रट सकता है कि इसको मंथ में करे कि ईयर में करे। तो देखो ईयरली भी हो जाएगा, तो सेम कॉलम वगैरह होगा। कॉलम यहाँ से देख के ही कर लेते, ठीक है। ड्यू डेट, अमाउंट और ईयर्स, ठीक है। ड्यू डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, ड्यू डेट, अमाउंट और जैसे नंबर ऑफ मंथ्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम। अब बेस डेट क्या लेना है, बेस डेट या तो 1116 ले सकते हो, जैसे लेके मैंने तुम लोग को यहाँ पर करके दिखाया था, ठीक है। या फिर अगर 1115 लेते हो तो भी आंसर होगा, ठीक है। 1115, क्योंकि बेस डेट कुछ भी लो, ये मैंने स्टार्टिंग डे से ही बोल रखा है, कुछ भी लो हम लोग का आंसर सेम ही आता है। तो मैंने 1115 ले लिया, ये तो मैंने 1116 से दिखाया था ना तुम लोग को, 1115 से दिखाते हैं। अगर 16 भी लेते हो तो भी होगा, ठीक है। और कितना सारा दिखाए बोलो, बहुत सारा दिखाने से तो एक ही क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा, तो हम इसको 15 से दिखा रहे हैं, तुम लोग 16 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डेट क्या क्या है, 1116, 1117 से लेके 1120 तक, ठीक है। तो फटाफट लिख लेते हैं, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, ठीक है। अमाउंट जो था वही लिख लेंगे। अमाउंट था, मुझे जितना याद आ रहा है, 2500 से स्टार्ट था। हाँ, 5500, 3000, 5000, 4000, ठीक है। 5500, 3000, 5000 और 4000, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल भी लिख ले, यहाँ से देख के 20,000 जो किया हुआ है उसको दोबारा नहीं कर रहे, हम देख के ही लिख रहे हैं। ये हो गया 20,000। अब नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम 1115 टू 1116, 1 ईयर। 1115 से 1117 कितना हो जाएगा, 2 इयर्स, ठीक है। 15 से 16, 16 से 17 और 15 से 18, 3 इयर्स हो जाएगा। एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट करेंगे, अमाउंट इनटू ये जो वैल्यू है, तो ये हो गया पहला 2500, दूसरा हो जाएगा 11,000 होगा शायद, देख लेते हैं एक बार, नहीं तो पता नहीं गलत हो जाए। 11,000, ठीक है। 11,000 ये हो गया हम लोग का 9,000, ये 20,000 और ये भी 20,000, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 20, 20, 40 और ये भी 20 हो गया, 40 और 20 मतलब 60, 60 और ये 62,500 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 62,500। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस, माइनस लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग तो सारा प्लस वाला ही कर रहे हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। देखो एग्जाम में तुम लोग का एक ही क्वेश्चन आएगा, आता है तो ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि आता है, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर होता है ना, आने से 5 मार्क्स तक आता है, तो फिर तुम लोग को पूरा लिख के ही करना चाहिए, ठीक है। ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। जब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आता है कोई भी चैप्टर से, तो उसको हमें पूरे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। तुम लोग वो मतलब जितना अच्छे से लिखोगे उतना बेटर है, ठीक है। अमाउंट अमाउंट लैंग्वेज में लिखो, शॉर्टकट कम यूज करना। हम तो अभी इतना सारा चीज करवाते तभी शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट अदरवाइज नहीं यूज करना है। 1115, 1115 और टोटल ऑफ प्रोडक्ट 62,500 और टोटल ऑफ अमाउंट 20,000। अब देखते हैं ये डिवाइड करने से कितना आएगा, 62,500 डिवाइडेड बाई 20,000, 3.125। 1115 से लेके
3.125, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ईयर्स हो गया, क्योंकि अगर हम लोग ये सब ईयर्स में कैलकुलेट किए हैं तो प्रोडक्ट कैसे आया होगा, प्रोडक्ट का मतलब था अमाउंट इनटू ईयर्स, ठीक है, अमाउंट इनटू ईयर्स, और नीचे भी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट अमाउंट कैंसिल आउट, तो आंसर ईयर्स में आएगा। अब इसको हम लोग मंथ में ट्रांसफर कर लेंगे कैलकुलेशन के आसानी के लिए, क्योंकि देखो ये 3.125 3 ईयर्स तो समझ में आता है, बट 0.125 को फिर से तुम लोग को मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बेटर ये कि हम लोग इसको पूरा मंथ में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मंथ में कैसे ट्रांसफर करेंगे, सिंपल तरीका, जैसे देखो 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ये तो हम लोग को स्टैंडर्ड पता है ना। तो 3.125 ईयर्स इक्वल टू कितना मंथ होगा, 12 इंटू 3.125, ठीक है। चेक करते हैं, देखो कितना आता है, 37.5, ठीक है, 37.5 मंथ्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, यही वाला आंसर आ गया जो हम लोग का लास्ट दिन आया था। यहाँ मेरा 25.5 आया था, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने 1116 लिया था इसीलिए, और उसको मैंने 26 किया था। और अगर मैट वाला देखोगे तो इन्होंने 1115 से लिया हुआ था, तो इनका 37.5 आया था, जिसको इन्होंने 38 किया था, ठीक है। तो हम लोग का भी वैसे ही आ गया, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, ये हो गया 37.5 मंथ, ठीक है। यानी कि 1115 से लेके हम लोग इसको बोल सकते हैं 38 मंथ, ठीक है, ये हो जाएगा 38 मंथ। अब हम लोगों को डेट निकालना पड़ेगा, ये तो मैंने जस्ट लिखा है, अभी तक तो कैलकुलेट हुआ नहीं है ना, यहाँ से लेके यहाँ 38 मंथ्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। तो देखो 1115 से लेके 1116 तक अगर हम लोग देखें तो ये होता है 12 मंथ, ठीक है। अच्छा 1116 से लेके अगर 1117 तक देखें तो ये होता है फिर से 12 मंथ्स, और ये कितना हो गया, 12 और 12 24, बचा कितना, 38 माइनस 24 कर लो, कितना 14 मंथ्स बच रहा है। अच्छा और एक साल होगा, 1117 से लेके 1118, ठीक है, ये हो गया अगेन 12 मंथ्स, तो 12 12 12 36 मंथ्स हो गया, ठीक है, 3 बार 12 यानी 36 मंथ्स हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो, ये 1118 तक 36 मंथ्स हो गया, तो और कितना मंथ है, 38 माइनस 36 करो, 2 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब और 2 मंथ्स हमें देखना है, तो कितना हो जाएगा, तो 1118 तक अगर हम लोग का हो रहा है 36 मंथ्स, मतलब जैन, फिर फेब ले लेंगे तो 37 मंथ्स, और मार्च ले लेंगे तो हो जाएगा 38 मंथ्स। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 1 मार्च 2018, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 38 मंथ्स का मतलब देखो इनका जो कैलकुलेशन था वही हमारा आ गया, अगर हम लोग जो है ईयर में कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हम लोग अगर इसको 1115 की जगह 1116 लेंगे तो नहीं होगा, तो भी होगा, ठीक है, उसमें भी करके देख सकते हो। और एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा नहीं दिखा रहे, मैंने ईयर वाला नहीं दिखाया था, मैंने मंथ वाला दिखाया था जैसे मैट में किया हुआ है, लेकिन ईयर से भी निकलेगा। मैंने बोला ना, हमेशा ये काफी नहीं होता है, हम लोग जो सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी तो करना है ना। अब एक ही क्वेश्चन को ये लोग भी तो 5 तरीके से दे नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए, ठीक है, अपने इलाबोरेशन के लिए तो हम लोग देख ही सकते हैं ना कि क्या अगर हम लोग ईयर में करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल ईयर में भी करेंगे तो हमारा आंसर होगा। 38 मंथ्स तक हमें जाना है, 15 से 16 12 मंथ, 16 से 17 अगेन 12 मंथ, 17 से 18 अगेन 12 मंथ, रहता है 36 मंथ। 36 मंथ्स के बाद और 2 मंथ्स, तो 1 जैन तक हमारा हो रहा है 36 मंथ्स। अब 1 जैन से लेके 31 जैन तक हम लोग का कितना हो गया, ये हो जाएगा 37 मंथ्स, और उसके बाद फेब्रुअरी तक कितना हो जाएगा, 38 मंथ्स, यानी फेब का एंड यानी 1 मार्च बोल सकते हैं, मतलब एक एक तारीख से काउंट हो रहा है ना, इसीलिए मतलब ये मार्च क्यों हुआ, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1118 तक मेरा हो जाता है 36 मंथ्स, ठीक है, 1118 तक, तो 1218 तक हो जाएगा 37 मंथ्स, ठीक है, तो 1318 तक हो जाएगा यहाँ पर 38 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। तो ये मैंने बोला था एक बार तुम लोग को घर पे देखने के लिए, लेकिन देखो दोनों तरीके से होगा, अगर तुम लोगों ने देखा है तो बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो अभी देखो कि अगर एग्जाम में तुम लोग ऐसे करते हो तो भी जितना सही है, ऐसे करोगे तो भी होगा, बस कैलकुलेशन तुम लोग को सही करना है। और 1116 से भी ट्राई करके देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, आंसर लेकिन सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर कोई गलती हो रहा हो।
अब हम लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लास्ट केस आ गया हम लोग का, 4 केस हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ सेल परचेज वाला रिलेशन करता है तो मल्टीपल ड्यू डेट्स आ जाता है पेमेंट रिसिप्ट का। तो उसके जगह अगर हम लोग एक ही डेट रखते हैं, एक ही डेट पे पेमेंट का सोचते हैं, दैट इज एवरेज ड्यू डेट, वो हम लोगों ने सीखा था। फिर देखा कि दो मतलब एक पार्टी मेरा डेटर भी है, जो पार्टी वो पार्टी मेरा क्रेडिटर भी है, दो पार्टी के अंदर हो रहा है। अब इसके उसके बाद हम लोगों ने लोन वाला, इंस्टॉलमेंट वाला देखा, और अभी हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो नॉर्मली पार्टनरशिप के केस में होता है। ठीक है, ये देखो, in case of drawings also amount is drawn by the owner of a business on various dates but it may be settled on one day। अब देखो पार्टनरशिप में ड्राइंग्स होता है, ऐसा बात नहीं है। इंडिविजुअल मतलब जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो भी तो ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स अपने बिजनेस से कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो पार्टनरशिप वाला ही हमें दिखेगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राइंग्स कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप बिजनेस में ही ड्राइंग्स होगा। जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो सोल प्रोप्राइटर के वहां ड्राइंग्स नहीं दिखाते वैसे ही। तो ड्राइंग्स में क्या होता है, ओनर अपने बिजनेस से पैसा ड्रॉ कर सकता है, और ड्रॉ करने के बाद ये देखो ऑन वेरियस डेट, अलग अलग डेट पे ड्रॉ कर सकता है, बट इट में सेटल्ड ऑन वन डे। अब इसका पेमेंट जो है अगर एक ही दिन हम लोग करना चाहे तो हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट when different amounts are due on different dates। ठीक है, मतलब मान लो कि जो ड्रॉ किया इसका डेट आज, जैसे मान लो किसी ड्रॉ का डेट आज है, ठीक है, आज पेमेंट करना है, किसी और ड्रॉ का डेट मान लो वो है 21 सितंबर, ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट में अगर हमें अमाउंट को पे करना है, बट दे आर अल्टीमेटली सेटल्ड ऑन वन डे, लेकिन अगर हम लोग इसको एक ही दिन में सेटल डाउन कर सकते हैं, द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तब हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। बात वही हो गया कि हम लोग एवरेज ड्यू डेट क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसीलिए ये वाला भी होगा। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हो चाहे सोल प्रोप्राइटर से, अपने बिजनेस में पैसा ड्रॉ कर रहा है और उसको रिटर्न करने का अलग अलग डेट है, उसके जगह वो एक ही सिंगल डेट कैलकुलेट करना चाहता है, दैट इज एवरेज ड्यू डेट। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स आर ऑन डिफरेंट डेट, इंटरेस्ट में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बोल रहा है कि इंटरेस्ट, अगर जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो अगर अलग अलग डेट पे चार्ज हो रहा है, अलग अलग डेट पे हो सकता है, अगर आज ड्राइंग्स किए हैं तो आज से इंटरेस्ट चालू होगा, अगर कल ड्राइंग्स करेंगे तो कल से चालू होगा। तो डिफरेंट डेट पे ड्राइंग्स होगा तो डिफरेंट डेट पे इंटरेस्ट भी लगेगा ना, डिफरेंट डेट के हिसाब से। वही बोल रहा है, इंटरेस्ट में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ड्यू डेट ऑफ ड्राइंग्स डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एबव, एंड इलस्ट्रेशन इज गिवन बिलो टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग द सेम। तो हमें बोल रहा है कि कैसे करके हमें मतलब करना है, वही बता रहा है। देखो, तो ये तो जस्ट कंसेप्ट था, मतलब बोला था कि क्या है, जो कि हमें पता है कि एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जो हमें एक सिंगल ड्यू डेट प्रोवाइड करेगा सारे पेमेंट के लिए या रिसिप्ट के लिए। यहाँ पर पेमेंट ही होगा, ड्रॉइंग्स करने से हम लोग अपने बिजनेस में पैसे को रिटर्न करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी, टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, ठीक है, हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, किसी एक साल में, ठीक है, जो साल एंड होता है 31 मार्च 2020 को, यानी स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को, ये पूरे साल में दो पार्टनर है ए और बी, उनका अलग अलग डेट का ड्रॉइंग्स बता रहा है। ए ने 1 जुलाई को ड्रॉ किया है, ए जो है, यहाँ बी हटा देते हैं, ए का देखो 1 जुलाई को ड्रॉ हुआ है, उसके बाद 30 सितंबर को, उसके बाद 1 नवंबर को, उसके बाद 28 फेब को, ये 4 बार ड्राइंग्स किया। अब बी का देख लो, बी ने भी उसी साल कब कब ड्रॉ किया है, 12 जून को, ठीक है, 12 जून को ड्रॉ किया है, 11 अगस्त को ड्रॉ किया है, 9 फेब को ड्रॉ किया है, 7 मार्च को ड्रॉ किया है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, और स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 को, और ये अमाउंट भी दे दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं। इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल ड्रॉइंग, सारे ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम करके। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए लिए, एक साल बाद अगर कोई लौटाता है तो उसे 106 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, 6% पर एनम मतलब सालाना, ठीक है, ईयरली 6% मतलब 6/100। अगर कोई 100 रुपीज बिजनेस से ड्रॉ करता है और वो एक साल बाद रिटर्न करता है तो उसे 106 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, 6 रुपए इंटरेस्ट का। अब बोल रहा है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट होगा हर ड्रॉइंग्स पे, लेकिन क्या
सारे पे 12 मंथ्स होगा नहीं, जब जो ड्रॉइंग्स हुआ है उसके हिसाब से। अगर 12 मंथ्स होता है तो 6%, 12 मंथ से कम होगा तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्ज बाय यूजिंग, अब हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है ए और बी पे, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन दो अलग अलग मेथड से। एक है ऑर्डिनरी सिस्टम, मतलब नॉर्मली जो हम लोग पार्टनरशिप में फॉलो करते हैं उससे करके दिखाओ। दूसरा बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट सिस्टम में करके दिखाओ। और पॉइंट बोल रहा है कि फर्स्ट एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। एनी फ्रैक्शन ऑफ डेज शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है। जैसे मान लो 110.5 आ गया, नॉर्मली हम लोग इसे 111 करते हैं, लेकिन बोल रहा है फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए, मतलब इस केस में ये 110 ही रहेगा। अगर ऐसा पॉइंट हमें बोल दे रहा है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। एनी फ्रैक्शन ऑफ डे शुड बी इग्नोर, मतलब फ्रैक्शन को हमें इग्नोर करते हुए चलना है, मतलब जो होल अमाउंट आएगा, इंटीजर पार्ट जो आएगा, ठीक है। पॉइंट के आगे का पार्ट को इंटीजर पार्ट बोलते हैं, इंटीजर पार्ट हमें जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो वो एवरेज ड्यू डेट के लिए बोल रहा है। बाकी ये ऑर्डिनरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है हम लोग का, ठीक है। ऑर्डिनरी सिस्टम मतलब नॉर्मली तुम लोग जैसे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट चार्ज करते हो वैसे करना है। तो देखो कैसे करके होगा, यहाँ पर लिखते हैं ए का कैसे होगा। देखो ए का फर्स्ट कब हुआ है, 1 जुलाई को, ठीक है। तो पहला है 1 जुलाई, हम डेट लिख लेते हैं पहले 1 जुलाई। और ईयर जो है 2019 होगा। सोचो ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को, तो ये 1 जुलाई 2019 होगा। अच्छा, कितना अमाउंट ड्रॉ हुआ है, 500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का देखो 30 सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर, ये भी 2019 होगा, क्योंकि ईयर तो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 800 रुपए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 1 नवंबर 2019, 1000 रुपीज, 1 नवंबर 2019, 1000 रुपीज। और 20 फेब, अब जैसे ही फेब आ गया तो ये 2020 हो जाएगा, ये वाला डेट, ठीक है। और अमाउंट हो जा रहा है हम लोग का 400। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग सिंपल मेथड जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट इंटू उस पे इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे। इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 6% लगाएंगे। लेकिन ये 6% तो पूरे साल भर का है, तो हम लोग को क्या निकालना है, क्योंकि जुलाई में ड्रॉ हुआ है, ठीक है। पैसा जुलाई में ड्रॉ हुआ है, तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ का हो रहा है उतने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई पूरा 1 तारीख है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हो जाएगा। तो ये 9/12 होगा। 9/12 का लॉजिक क्या है, सिंपल, अगर इसके नीचे 12 लिखते हैं तो ये 1 मंथ का निकलेगा, इंटू 9 लिखेंगे तो 9 मंथ्स का निकलेगा। हमें तो 9 मंथ्स का ही चाहिए, मैंने तुम लोग को पार्टनरशिप में भी बताया था, ठीक है। तो ये 9/12 का मतलब इसीलिए होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे ऐसा लिखना है, हम यहाँ डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर 9 करेंगे तो भी बात एक ही है, ठीक है। वो तो लिखने का तरीका है, ऐसे देखने में अच्छा लगता है इसी वजह से, ठीक है। और जो है नीचे लिखने से जगह भी हमारा ये नेक्स्ट वाला मेरा कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जिस पैटर्न में लिख लिया तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। 9/12 का मतलब हो गया हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट होता है, 500 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 22.5। अच्छा, अब इसका कैलकुलेट करेंगे। 30 सितंबर को ड्रॉ हुआ था, मतलब सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 6 मंथ्स का हो जाएगा, 6/12, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा 800 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया हम लोग का 24 रुपीज। ये सब रुपीज में इंटरेस्ट निकल के आएगा। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, डिवाइडेड बाई 12 तो सभी में होगा। ये है नवंबर, नवंबर का 1 तारीख है, तो पूरा नवंबर का इंटरेस्ट लगेगा, दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 5 मंथ्स का 1000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 25 रुपीज। 1 महीना ज्यादा है, देखो 1 महीने का ज्यादा इंटरेस्ट लग गया।
और ये 12 और ये फेब को हुआ था, फेब का लास्ट, और बोला है कि 365 डेज का है। ठीक है, वैसे भी हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये लीप ईयर, वैसे तो लीप ईयर होता है, 2020 लीप ईयर था एक्चुअली, 2020 जो ईयर था वो लीप ईयर ही था, बट क्वेश्चन में बोल रहा है 365 डेज लो, तो हम लोग लीप ईयर यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। तो फेब खत्म, मार्च का 1 मंथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 रुपीज होगा शायद, देखते हैं। 400 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, ओ 2 रुपीज हो रहा है, 2 रुपीज। ठीक है, तो 2 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 22.5, 73.5 ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। देखते हैं इनका कितना आया हुआ है, चेक करते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये ए का ये रहा 73.5। ठीक है, 73.5, ये देखो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पर। अच्छा, अगर ये वाला देखोगे इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये भी हम बता देते हैं इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। इन्होंने पहले अमाउंट इनटू मंथ कर लिया। ठीक है, ये वाला जो है, अगर ऑर्डिनरी सिस्टम बोलता है तुम लोग कोई भी मेथड कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसे, अगर तुम लोग को पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने पहले अमाउंट इनटू मंथ कर लिया है। ठीक है, बाकी चीजों को कॉमन ले लिया। एक्चुअली अगर हम लोग ये सारी चीजों का टोटल करें और कॉमन लेना चाहे तो हम लोग का क्या होगा, 500 इंटू, मतलब एक्चुअली कॉमन क्या चला जाएगा, 6% डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये सब तो ऐड हो रहा है ना, अगर देखो ये जैसे ऐड हुआ तो ऐसे ऐसे ये सब तो ऐड हो रहा है ना, तो अगर हम लोग ऐड कर करके लिखते हैं तो हमारा कॉमन क्या जाएगा, 6% डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 500 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4500, ये 8 इंटू 6, 800 इंटू 6, ये हो गया 4800, और ये 5000, और ये हो जाएगा 400। देखो चेक करते हैं, 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू, यहाँ पर देखो कितना होगा, 4500 प्लस 4800 प्लस 5400, मैंने दोनों को मिला के कर लिया 14700। ये देखो 14700 इनका भी निकल के आया, ये देखो 14700। अब 1/2% क्यों किया, ये देखो 6% डिवाइडेड बाई 12 करने से 1/2 ही होता है, 6/12 1/2%, 0.5%। ठीक है, तो ये रहा इंटू, इसको अगर चाहो तो इनके तरह लिख लो 1/2%। ठीक है, इंटू 14,700, ये हो गया। अब 14,700 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 73.5। लेकिन जब हमें ऑर्डिनरी मेथड बोला, ये कौन सा मेथड है, ये प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। जब हमें ऑर्डिनरी मेथड बोला, हम लोग इससे भी कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग इसी से करते हैं, ये ज्यादा हमारा हैबिट होता है, ये सब तो हम लोग कम ही यूज करते हैं ना। तो इस तरीके से, मतलब अगर तुम लोग का ऐसा लगे कि ये कैसे बना है, तो मैंने बता दिया कि कैसे करके ये कैलकुलेशन हुआ है। एक ही बात है, कैसे भी करो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बी का देखते हैं, बी का ड्राइंग्स जो है, ऑर्डिनरी सिस्टम में आंसर कितना आएगा। यहाँ पर डेट 12 जून, तो 12 जून 2019, 11 अगस्त, 9 फेब, 7 मार्च, 7 मार्च। अच्छा, 1000 इंटू 6%। अच्छा, इसके बाद 500 400 900, 500 400 900, 6%, 6%, 6%। अच्छा, अब देखो ये जो है, ये 12 जून दिया हुआ है। नॉर्मली देखो हम लोग इसको अगर डेज में नहीं कैलकुलेट करते हैं, मंथ में करते हैं तो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंथ में कैलकुलेट करने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको क्यों हम लोगों ने मंथ में कर लिया, ये देखो इसको मंथ में इसीलिए कर लिया क्योंकि ये देखो या तो किसी मंथ का स्टार्टिंग डेट था या तो किसी मंथ का एंडिंग डेट था, इसीलिए मंथ में कैलकुलेट करना आसान हो गया। लेकिन अगर हम लोग 12 जून से लेकर 31 मार्च मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो फिर पॉइंट का चक्कर हो जाएगा। क्यों, देखो 12 जून से लेके 12 जुलाई तक 1 मंथ। ठीक है, फिर 12 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक, फिर 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर। ठीक है, फिर 12 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर। ठीक है, फिर 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर से लेके 12 जैन,
फिर 12th यहाँ पर 12th जैन से लेके 12th ऑफ फेब, ठीक है। उसके बाद 12th फेब से लेके 12th ऑफ मार्च, यहाँ तक तो सही जाएगा। उसके बाद ये 31st मार्च का तो फिर डेज ही आ जाएगा ना, इसीलिए क्योंकि मिडिल डेट है, मैंने समझा दिया क्यों इसको हम लोग डेज में लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। मंथ में तभी हमें ऑप्शन लेना चाहिए अगर हमें मंथ का स्टार्टिंग डेट या एंडिंग डेट के हिसाब से सारे कैलकुलेशन है, कोई एक होने से नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो इसमें होता बाकियों में नहीं होता तो इसको भी हमें डेज में करना पड़ता, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन का आसान होगा और कोई बात नहीं है। अब 12 मार्च के बाद 31 मार्च तक कैसे करके मंथ में कैलकुलेट करोगे, ये तो नहीं होगा ना, पॉइंट आ जाएगा। तो बेटर तरीका ये है कि हम लोग इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब अगर डेज में करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 12 जून से लेके 31 मार्च तक कितना दिन होगा, यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखो, हाँ यहाँ पर करते हैं 12 जून, ठीक है। तो ये जून, तो 30 जून होता है 30 का, 30 माइनस 12 जून, जुलाई, जुलाई का 31, अगस्त, अगस्त का भी 31, सितंबर का भी 30, अक्टूबर का अक्टूबर का हो जाएगा 31, नवंबर का हो जाएगा 30, दिसंबर का हो जाएगा 31, जैन का हो जाएगा 31, फेब का वैसे तो देखो 2020 के हिसाब से होना था 29, लेकिन बोला है 365 लो। ये याद रखना है, हम लोग अपने मन से अगर कर लेंगे ना कि 2020 है, लीप ईयर था, तो फिर गलत हो जाएगा। मार्च का 31, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा। 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 292 डेज। चेक करते हैं सही कैलकुलेशन किया कि नहीं, मैंने एक बार देख लेते, ठीक है। अगर गलत होगा तो फिर हाँ 292 सही बात, ठीक है। तो 292 डेज। अब जैसे मंथ होता है तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, यहाँ 365 करेंगे। और इसका लॉजिक क्या है देखो, ये 6% लगता है 365 डेज में, तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो एक एक दिन का पता चल जाएगा, और इंटू 292 करेंगे तो 292 डेज का पता चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी साथ ही साथ कर लेते हैं। 48, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी करते हैं। ये है अगस्त, 11 अगस्त से लेके, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। 31, 28, 31, 31, 30, 31, 30। अगस्त का कितना हो जाएगा, अगस्त 11 है तो 31 माइनस 11 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 20। अब ऐड करके देखते हैं, 20 प्लस 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर से 31, फिर 28, फिर 31, तो ये हो गया 232। एक बार देख ले 232 सही है कि नहीं, हाँ ठीक है। 232 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 500 इंटू 6%, देखते कितना रहे, 19.06, तो 07 ले लेते हैं। 19.07 ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 9th फेब से लेके काउंट करना है। तो 9th फेब मतलब फेब से लेना है, फेब, फेब का हो जाएगा 28 माइनस 9, और मार्च का 31, 28 माइनस 9 ये होता है 19 डेज, 19 प्लस 31, तो ये हो गया 50 डेज। एक बार चेक कर लेते हैं 50 होगा कि नहीं, हाँ 50 सही है। तो 50 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 400 इंटू 6%, 1.80। अच्छा 1.80। अच्छा, ये 7th मार्च से काउंट करना है, तो ये मार्च का काउंट करना है। 31 माइनस 7, 24, 24 इंटू 900 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया, ये भी पॉइंट में आ गया 3.55। चेक करते हैं हमारा मैच हुआ कि नहीं। 48 प्लस 19.07 प्लस 1.8
प्लस 3.55 72.42। देखते हैं इनके साथ पूरा मैच हुआ कि नहीं। 73.91 आया और मेरा आ रहा है 72.42। अच्छा हो सकता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से हुआ हो। डेज तो सारा सही है। ठीक है, हम एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं, अगर कुछ गलत है तो। गलत नहीं है, मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 1000 इंटू 6% इंटू 292 डिवाइडेड बाई 365, ये 48 हो गया। अच्छा 500 इंटू 6% इंटू 232 डिवाइडेड बाई 365, ये आ रहा है 19.068। तो 07 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 19.07। 400 इंटू 6% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365, ये आ रहा है ओ 3.28। ये गलत हुआ है। अच्छा 3.287 मतलब 3.29। ठीक है, अच्छा तो ये तब गलत हुआ होगा। ठीक है, तब शायद कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया था। अब सही कर लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। 6% इंटू 24 डिवाइड 365, देखते हैं कितना आता है। 3.55, ये सही हुआ है। चलो ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अब। 48 प्लस 19.07 प्लस 3.29 प्लस 3.55, 73.91। देखते हैं। हाँ अब सही हुआ है। ठीक है, इनके साथ हमारा मैच हो गया। अब इन्होंने कैसे किया है, वही वाला सिस्टम। ठीक है, वो जो जैसे प्रोडक्ट सिस्टम बोलते हैं, पहले इसको कॉमन ले लिया। कितना कॉमन जाएगा यहाँ से, 6% बाई 365। ये देखो ऐसे क्या होगा, 6% डिवाइडेड बाई 365 कॉमन चला जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या रह जाएगा, 1000 इंटू 292 मतलब 2,92,000। ये देखो 2,92,000। ये देखो इन्होंने भी ऐसा किया होगा, 2,92,000। उसके बाद अगर हम लोग का ये और ये पॉइंट कॉमन जाता है तो 500 इंटू 232, 500 इंटू 232, तो ये हो गया 1,16,000। नेक्स्ट देखते हैं, 400 इंटू 50, 2 लाख प्लस 900 इंटू 24, 21,600, 21,600 और ये 2 लाख और ये 3,16,000 प्लस 292। तो 6% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 6,29,600। एक बार चेक कर लेते हैं हाँ कैलकुलेशन। अरे ये देखो गलत हुआ है, 4,49। क्या गलत लिख दिया मैंने, 2,92, 1,16,000, 20,000 और अच्छा 20,000 होगा, मैंने 2 लाख कर दिया। 20 और 3 जीरो, हाँ 20,000 गलत हो गया। एक जीरो कम होगा, 20,000 मतलब इसमें से 2 लाख हटा देते हैं और 20,000 ऐड कर देते हैं। 4,49,600, 4,49,600 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ये देखो 6 डिवाइडेड बाई 365 मतलब परसेंटेज देखते हैं इन्होंने क्या कैसे किया है। इन्होंने यहाँ 6% ही रखा है। देखो यहाँ डिवाइड कर दिया था, डिवाइड हो रहा था बोल के। ठीक है, हम लोग नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे अपना जैसे करते हैं। तो ये हम लोग डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। 100 इंटू 449600, आंसर सेम ही आएगा। देख लेते कितना, 43.9091 आ रहा है। ठीक है, 43.91 आ रहा है। यहाँ पर एक बार देखते हैं, 73.91 आ रहा है। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। मैंने पहले भी बोला था आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी बोल दे प्रोडक्ट मेथड तो ऐसे करो। तो देखो ये मैट में जैसा वैसा मैंने बता दिया, और ऑर्डिनरी मेथड जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं मैंने उस तरीके से करवाया। अच्छा अब यहाँ पर ऐड किया है, नीचे किया है बस। हाँ ठीक है, और तो कुछ मुझे बोलना भी नहीं है, इसमें हो गया। अब हम लोग जो सीखेंगे कि अगर इसी चीज को हम लोग एवरेज ड्यू डेट से करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये हमें नॉर्मली पता होता है। एवरेज ड्यू डेट से करेंगे तो हमारा आंसर कैसा आएगा। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग को अब करना है एवरेज ड्यू डेट से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं
एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, इससे अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे करते हैं? नॉर्मली हम लोग जैसे लिखेंगे डेट, ए का पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए का ड्यू डेट और अमाउंट। अच्छा, डेट कौन कौन सा है ए का, यहाँ पर देख के लिखते हैं 17, 30 सितंबर, 111। 17, 30 सितंबर, 111, ये सब है 2019, 2019, 2019। और 28 ऑफ फेब था शायद, एक बार चेक कर ले, 28 ऑफ फेब 2020, 2020। और अमाउंट कितना था? 500, 800, 1000 और 400। अच्छा, 500, 800, 1000 और 400। अच्छा, हम लोग को यहाँ पर लेना है नंबर ऑफ। अब हम लोग इसको ना मंथ में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मंथ में किया ना, चाहो तो डेज में भी कर सकते हो, लेकिन मंथ में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का राउंड में ही मंथ आएगा। क्योंकि देखो डेट जो है एकदम स्टार्टिंग वाला ही या एंडिंग वाला है, मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तुम लोग को देख के समझना है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। अगर स्टार्टिंग डेट एंड डेट है, जैसे हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, तो आसानी से हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स भी निकाल सकते हैं, और अगर चाहो तो डेट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। बेस डेट हम मान लेते हैं 1 जुलाई को, क्योंकि यही अर्लीस्ट ड्यू डेट है। तो 1 जुलाई से यहाँ पर 0, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। तो 1 जुलाई से लेके देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 17 से लेके 18, 1 मंथ, 18 से लेके 19, 2 मंथ्स, और 19 से लेके 30 ऑफ सितंबर, 3 मंथ्स, ठीक है। ये मंथ का एंड हो गया, मतलब 1 अक्टूबर मान सकते हैं। तो ये 3 मंथ्स हो जाएगा, 1 डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। तो ये जो है हम लोग का डेज वाला चक्कर चला गया, बाकी डेज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद 1 नवंबर, तो 1 नवंबर से लेके जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग का सितंबर का एंड यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग तक 3 मंथ्स, तो अक्टूबर टू नवंबर, ये कौन सा, ये नवंबर ही है, तो यहाँ पर 4 मंथ्स हो जाएगा, 1 मंथ एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, नवंबर तक अगर हम लोग का 4 मंथ्स है, तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक 5, दिसंबर से जैन 6, और जैन से फेब, ये हो जाएगा 7 हो रहा है कि 8 हो रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 1/11 तक हम लोग का हो गया 4 मंथ्स, ठीक है। तो 1/11 से लेके 1/12 तक 5, 1/12 से लेके 1/1 तक 6, 1/1 से लेके 1/2 तक 7, ठीक है। और 28 तक जाना है, मतलब 1/2 से लेके 28 तक, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है हम लोग को, 8 मंथ्स हो जाएगा। अब इसको चाहो तो डेज में भी कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने सीखा था 1 जुलाई से 1 जुलाई 0, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, डेज में हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना होगा। तो हम डेज वाला भी दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 2 प्रोडक्ट कॉलम कर लेते हैं, एक डेज के हिसाब से भी कर लेंगे, पहले मंथ वाला कर लेते हैं। तो ये इंटू करने से 0, ये इंटू करने से 2400, ये इंटू करने से 4000, और ये इंटू करने से 3200। अब ऐड करने से कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 8 9 9, और ये 9600 हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट करने पे। और अमाउंट हो जाएगा 500, और यहाँ से भी 500 कर लेते हैं, मतलब 1000, 2000, 2700, ये 2700 हो रहा है। अब निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस डेट यहाँ पर लिखते हैं, बेस डेट हम लोग का हो जाएगा 1 जुलाई प्लस 9600 डिवाइडेड बाई 2700। मैंने भी ज्यादा लिखा नहीं, इस तरीके से कर दिया। तो 1 जुलाई, मतलब ये फॉर्मूला को और लिखा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। 3.55, तो ये मंथ में आएगा, इसका ध्यान रखो, ये डेज में नहीं आएगा, ये मंथ में किया है हम लोगों ने, 3.55, ठीक है। तो 3.55 आ रहा है हम लोग का मंथ में। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना हो जाएगा, 1 जुलाई से लेके 3.55, तो जुलाई से लेके हम लोग को 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 मंथ,
1 अगस्त से लेके 1 सितंबर 1 मंथ, 3 मंथ्स तो एटलीस्ट हमें लेना ही है। 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ये हो गया हम लोग का। फिर अगेन 1 मंथ, मतलब लगभग हम लोग का 3 मंथ्स हो गया। ये 3.55 है। अच्छा 3.55 है तो कितना आ जाएगा? 3.55 है तो 3.55 इसको डेज, ये तो ऑलरेडी मंथ में ही है। 3.55 मंथ्स जुलाई से लेके ये 0.55 को क्या करें, डेज में कैलकुलेट कर ले। 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डेज हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ये देखो इसको हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ठीक है एक सेकेंड, ये देखो इन्होंने भी हाँ वैसे ही किया है। 16 क्या है तभी 17 अक्टूबर हुआ है। ठीक है ये देखो यहाँ पर ए वाला कहाँ चला गया, ये तो बी वाला है शायद। ये रहा, ये देखो 3.556 भी लिखा है इन्होंने। मंथ्स दैट इज अक्टूबर 17 कर दिया, दैट इज अक्टूबर 17। अच्छा अक्टूबर 17 कैसे निकलेगा? ये 1 जुलाई से लेकर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.55 मंथ्स को हमें ऐसे देखना पड़ेगा। ये देखो 1 जुलाई से लेकर, जैसे हम बोल रहे थे 3.55 मंथ्स है तो 3 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स का मतलब हो जाएगा 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, सॉरी जुलाई से अगस्त, एक सेकेंड, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 2 मंथ, सितंबर से अक्टूबर। ठीक है सितंबर से अक्टूबर, ये हो गया हम लोग का यहाँ पर 1 अक्टूबर तक 3 मंथ्स हो जाएगा। लेकिन 0.55 मतलब कितना डेज होता है? 0.55 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 16.5, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 7 इस तरीके से, मतलब ये देते कैसे हो रहा है। ये देखो यहां से लेके हमें 3 मंथ्स तक जाना है। तो ये रहा, डेट टू डेट कर लिया, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, तो 3 मंथ्स हो गया। और 0.55 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि 30 डेज मतलब लगभग 17 डेज, यानी कि अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर हम लोग का आंसर होगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग का आंसर निकल के आया है 17 अक्टूबर। अब ये ना मंथ में किए बोल के हुआ, अगर ये डेज में करते तो डायरेक्टली ये कैलकुलेट करना मुझे लगता है शायद आसान होता। ठीक है हम लोग देख लेंगे, डेज वाला भी देख लेते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 31 मार्च। ठीक है क्योंकि अगर हम लोग ड्यू डेट हम लोग का 17 अक्टूबर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पूरे साल का ड्रॉइंग्स जो है उसका नॉर्मली इंटरेस्ट हम लोग कब तक कैलकुलेट कर रहे हैं? 31 मार्च तक। उसी हिसाब से 9 मंथ्स किया था, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 मंथ, उसी हिसाब से 292 डेज, 232 डेज किया था। तो अभी भी तो हमें इंटरेस्ट उसी उतने डेट तक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरे ईयर तक का। तो ये ड्यू डेट है तो यहाँ से लेकर 31 मार्च तक का। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। टोटल अमाउंट है 2700। ठीक है 2700 इंटू 6%, 6% ईयरली। ठीक है इनटू ये 12 मंथ्स कर देते हैं। ये कितना मंथ हो जाएगा? यहाँ से ये 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, ये कितना मंथ हो जाएगा? या फिर डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो इसको डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर से लेके, अक्टूबर कितने दिन का होता है, हम इसको डेज में ही कर लेते हैं, वही आसान रहेगा। अक्टूबर होता है 30 का होता है, 31 का होता है, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। 17 अक्टूबर, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, जैन 30 का, 31 का, फेब यहाँ पर 28 का लेना पड़ेगा, और मार्च 31 का। ऐड करते हैं 31 माइनस 17, तो ये हो गया 14, 14 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, तो ये हो गया 165। मैंने डेज लिया है तो नीचे भी हम डेज ही लेंगे, ये मतलब यहाँ पर 365 करेंगे। 165 इंटू 2700 डिवाइडेड बाई 365 इंटू
6%। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 73.232, तो यहाँ पर लिखते हैं 73.23। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ए का कितना आंसर आया था 73.5, वो जस्ट अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है पॉइंट के बाद, और कुछ नहीं। ठीक है, अब इनका कितना आया है, इन्होंने क्या किया है, इसको 5444 मंथ्स, 5 एक्चुअली ये पॉइंट है, 5.44 मंथ्स लिया है, तो इनका 73.49 आ गया। तो उसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत वेरी करता है, ये देखो इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है कि जो भी चेंजेस आएगा, ये देखो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये देखो द डिफरेंसेस इन अमाउंट इन टू सिस्टम ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन के लिए चेंजेस है, कैसे पता चलेगा, वो तो तुम लोग देखने से ही समझ जाओगे ना। इंटीजर पार्ट मेरा एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर आ रहा है क्योंकि हम लोग उसको अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे देखो मेरे आंसर और इनके आंसर में भी थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने 5.444 मंथ्स लिया है, मैंने मंथली नहीं किया, मैंने इसको डेज में किया, क्योंकि मंथली करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको डेज में किया। अगर तुम लोग इसको डेज में करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे लगता है इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मैंने जगह रख रखा है, देखते हैं लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम करके दिखा देते हैं। ये हो गया हम लोग का ए का। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ए का निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बी का निकालेंगे। अच्छा, एक मिनट, इन्होंने यहाँ पर 2 बार करके दिखाया है, हम यहाँ से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इतना बार करने का कोई मतलब नहीं। ये देखो इन्होंने ए का दिखाया है टेकिंग 1 जुलाई एज बेस डेट, फिर टेकिंग 1 अप्रैल एज बेस डेट करके दिखाया है। मतलब कोई दूसरा भी डेट लेते हैं तो हमारा आंसर आ ही जाएगा ना। ठीक है, हम करके दिखा देते हैं। वैसे यहाँ बोला नहीं है कि 1 अप्रैल को लेके करो, बट यहाँ पर सोल्यूशन में है, इसीलिए हम भी दिखा देते हैं। तुम लोग को अगर एग्जाम में पूछेगा, तुम लोग एक ही बार करके दिखाओ, 2 बार नहीं करना है। ठीक है, फिर भी यहाँ बोला है 1 अप्रैल को बेस डेट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए के केस में किया है तो हम भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, अमाउंट मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल और प्रोडक्ट। यहाँ पर 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 ऑफ फेब। अच्छा, 500, 800 देख लेते हैं, 58,400। ये टोटल हुआ हम लोग का 2700। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम लोग 1 अप्रैल को बेस डेट ले रहे हैं तो अप्रैल से जुलाई तक कितना मंथ्स होगा, अप्रैल टू मई 1 मंथ, मई टू जून 2, जून टू जुलाई 3, जुलाई तक 3 हो गया, तो जुलाई से लेके अगस्त 1, अगस्त से सितंबर और 1, मतलब 3 4 5 और एक 6 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि ये 30 सितंबर तक है। अच्छा, अब सितंबर तक 6 मंथ्स हो गया, तो 1 सितंबर से लेके अक्टूबर 7 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पर ये 7 ही होगा, क्योंकि अक्टूबर का ये नवंबर का फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट डेट है, 1 है। तो इसका मतलब ये देखो जुलाई से, ये देखो 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर। ठीक है, 1 2 3 4, और ये अप्रैल भी लेना पड़ेगा यहाँ पर, 1 1 मई से जून, जून से जुलाई, तो मई के आगे आता है अप्रैल, ये रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से काउंट हो रहा है, और 28 फेब तक। तो इसका मतलब अगर 1 नवंबर तक हम लोग का 7 मंथ्स है, 1 नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा 8 मंथ्स, 1 जन तक 9 मंथ्स, 1 फेब तक 10 मंथ्स, और 28 तक 11 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 1500, 4800, 7000, 4400। ऐड कर लेते, 1500 प्लस 4800 प्लस 7000 प्लस 4400, 17,700 प्रोडक्ट। अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, 1 अप्रैल से लेके 17,700 डिवाइडेड बाय 2,700।
तो ये इतना मंथ आ रहा है 6.55 5 मंथ्स, ठीक है। तो ये कौन सा डेट आ जाएगा, तो ये 6 मंथ्स है, तो अप्रैल से लेके 6 मंथ्स कितना हो जाएगा, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त से सितंबर, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर तक हम लोग का हो गया 6 मंथ्स, ठीक है। अक्टूबर तक 6 मंथ्स हो गया, और 0.55 का मतलब वही वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 इंटू 3, ये रहा, ठीक है। 30 मतलब 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर 0.555 इंटू 30 करेंगे तो वही 16.65 यानी 17 हो गया। तो 17 ऑफ अक्टूबर हो जाएगा, सेम आंसर, ठीक है, 17 ऑफ अक्टूबर। और इंटरेस्ट भी उसी तरीके से कैलकुलेट करके देखो, सेम ही आएगा, 2700 इंटू 6% इंटू, यहाँ पर हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये डेज के हिसाब से ही लगाते थे, 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक 165 डिवाइडेड बाय 365, और मेरे अप्रोक्सीमेशन के वजह से 73.23 आ रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग इसको भी मंथ में कर लेते हो, ये 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक अगर मंथ में निकाल लेते हो, कैसे निकालोगे, 17 अक्टूबर से 17 सितंबर 1 मंथ से, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, इस तरीके से अगर निकालोगे तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कैसे होगा वो भी हम बता देते, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, 17 नवंबर से 17 दिसंबर, 17 दिसंबर से 17 ऑफ जैन, 17 जैन से 17 जैन से 17 फेब, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का फेब तक, और मार्च तक जाना है, 17 फेब से लेके 17 मार्च, 1 2 3 4 5 मंथ्स हो रहा है। और बाकी जो भी डेज आएगा 31 माइनस 17 करने से 5 मंथ्स, और ये कुछ 14 डेज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर तुम लोग को मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जरूरत नहीं, ये बहुत ही झमेला वाला है। बेस्ट ये है ऐसी चीजों में हमें मंथ को अवॉइड करके अगर हम लोग डेज में करेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और ये कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। एक बार डेज में करके देख ले, यहाँ पर हम लोगों ने जगह रखा हुआ है, तो एक बार देख लो डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा। अगर हम लोग डेज में निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज, तो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 0 हो जाएगा, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर कितना हो जाएगा, ये देखो जुलाई 31 का होता है, तो ये हो गया जुलाई, अगस्त 31 और सितंबर 30, तो ये हो गया 91 डेज, ठीक है। और 30 सितंबर तक हो गया, उसके बाद 30 सितंबर और 31 अक्टूबर और नवंबर का एक दिन, तो ये हो गया 123 डेज। और नवंबर के बाद नवंबर का एक दिन मैंने लगाए यहाँ पर, नवंबर पूरा लगाते हैं, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28, ठीक है। तो ये हो गया 242। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग डेज में करेंगे तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। और प्रोडक्ट देखो, 500 इंटू 0 0, 800 इंटू 91, 72,800, ये हो गया 1 2 3 टाइम्स 0, 400 इंटू 242, 96,800। देखते हैं इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 96,800, 1,23,000, अच्छा 72800, तो ये आ गया 2,92,600। अगर हम लोग इसके बेसिस पे एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू, यहाँ पर डेट तो वही है 1 जुलाई, और यहाँ पर 2,92,600 डिवाइडेड बाई 2,700, चेक करते हैं। अच्छा ये कितना डेज आ रहा है, 108.37, हम इसको 108 डेज ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला था कि डेज में फ्रैक्शन हमें इग्नोर करना है। अगर हम डेज में करेंगे तो मुझे ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, मंथ का फ्रैक्शन इग्नोर करने नहीं बोला था, डेज का फ्रैक्शन इग्नोर करने बोला था। तो 108.37 भले ही आ रहा है, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा 108, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 1 जुलाई से लेके 108 डेज तक कितना होता है, तो जुलाई 31 माइनस 1, अगस्त 31 का, ठीक है, 108 डेज लेना है, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का। अच्छा ये 122 हो गया, -31 करते हैं अक्टूबर का, तो -108, तो अक्टूबर का कौन सा डेट आ जाएगा, 17 ऑफ अक्टूबर। देखो ये बहुत ही आसानी से निकल के आया ना, तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे, इसका मंथ से इसमें ट्रांसफर तुम लोग को
दिक्कत होगा। बेस्ट ये है कि इसको डेज में करो, बट जब डेज में करोगे तो क्या करना है, 108.37 में हम लोग को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग राउंड अप करते हैं तो 109 होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ये 108.37 जो है ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 108, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। अगर ये डेज में करेंगे ना, मतलब मैट में दिया हुआ है मंथ में, छोड़ो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो प्रेफर यही करेंगे डेज में करो। डेज में बहुत अच्छे से तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे एवरेज ड्यू डेट, लेकिन इस मंथ का जो है ना, इसको फिर से डेज में कैलकुलेट करना ये तुम लोग के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस क्वेश्चन को कभी भी मंथ में करने का कोशिश मत करो, ठीक है, इसको डेज में ही करो। इसका भी डेज में निकालेंगे ना, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और इससे क्या होगा ना, हम लोग का 17 अक्टूबर आसानी से आ जाएगा, तो बाकी कैलकुलेशन हमारा एज इट इज रहेगा। इसको भी चाहो तो तुम लोग अपना डेज से कैलकुलेट करके देख सकते हो, और इसको हम डेज में नहीं करके दिखा रहे। बी बाकी है, बी का भी करके दिखा देते, ठीक है। बी का हम लोग डेज में ही करेंगे, तो बी का देखो डेट 12 जून है, 11 अगस्त है, 9 फेब है, और 7 मार्च है। देख लेते एक बार। 12 जून, 11 अगस्त, 9th 7th ऑफ मार्च। अच्छा, अमाउंट है 1000, 500, 400, 900। 1000, 500, 400, 900। तो टोटल करने से 4 + 5 9, 9 9 18, मतलब 2800। अच्छा, डेज फ्रॉम बेस डेट मतलब 12 जून, डेज ही कैलकुलेट करेंगे। 12 जून से 12 जून 0, जून से अगस्त, तो जून 30 का होता है, 30 - 12, ये कितना हो गया, ये देखो 30 - 12 जून। जुलाई का हो जाएगा हम लोग का 31, अगस्त का 11, तो +30 + 11, तो ये हो जाएगा 60 डेज। ये फेब है, तो 12 जुलाई मतलब कितना लेना पड़ेगा, 30 - 12, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। तो यहाँ भी कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, और मार्च का 7। देखते हैं कितना आता है। 30 - 12, तो ये हो गया 18, +31 +30 +31 +30, फिर से 31, फिर 31, फिर 9, 211। अच्छा, एक मिनट देख लेते, गलत हुआ है लग रहा है। 30 - 12, 18, 1 2 3 4 5 6 बार 30 है, मतलब 180, प्लस 9 10 11 12 13, प्लस 13, 211 आ रहा है 9th फेब तक, 211, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला 7 मार्च तक, तो ये फेब तक, तो ये 211 - 9 कर लेते हैं, प्लस 28 फेब, मार्च का 7, तो 237। अच्छा, मेरा कोई कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या, मैथ से टैली नहीं किया या फिर इनका गलत है। यहाँ पर 12 जून को ही लिया है, 060, 242 और 268, ये वाला टैली नहीं हुआ, 242। अच्छा, मेरा कुछ छूट गया होगा, देख लेते हैं। जुलाई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, अच्छा गलत लिख लिया है मैंने। जून ये वाला हो गया, जून, जुलाई 31 का होगा, अगस्त 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, और फेब। अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं। 30 - 12 + 31, फिर से 31, फिर से 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर से 31, फिर से 9। हाँ, अब सही हुआ है, 242। मैंने डेज गलत लिखा था, 242, ठीक है। अच्छा, और इसमें भी हम लोग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, मतलब मंथ के हिसाब से मेरा डेट गलत लिख दिया मैंने। ये जुलाई, जून है, इसके बाद जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब,
फेब का 28 लेंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है बोला था और ये हो गया। तो 242 से 9 हटा देते हैं, 28 ऐड कर देते हैं, प्लस 7 कर लेते हैं, तो हो गया 268। अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बस डेज में यही प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है अमाउंट। 268 इंटू 900, 2,41,200, 242 इंटू 400, 96,800, 500 इंटू 60, 30,000, और ये 0। अच्छा, 96,800 प्लस 241200, 3,68,000। अब निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट 12 जून लिया है मैंने, 12 जून प्लस 3,68,000 डिवाइडेड बाई 2,800। देखते हैं कितना आया। ये डेज में आ रहा है 131.42, ठीक है 131.42, लेकिन मुझे इसे 131 ही लेना है बिकॉज हमें फ्रैक्शन इग्नोर करने के लिए बोला है। तो जून से लेके 131, तो जून है 30 माइनस 12, 18, जुलाई 31 का हो जाएगा, अगस्त भी 31 का हो जाएगा, अच्छा सितंबर 30 का हो जाएगा। देखते कितना हुआ, 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, 110 हुआ, 131 चाहिए, माइनस 131 यानी कि और 21 डेज चाहिए, अक्टूबर का 21, मतलब 21 अक्टूबर हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं टैली हुआ कि नहीं। हाँ, 21 अक्टूबर हम लोग का आंसर हो रहा है। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,800 पे 6% करके, और इंटरेस्ट अक्टूबर से लेके हमें मार्च तक काउंट करना है। तो अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर होता है हम लोगों का 31 का, 31 माइनस 21, अक्टूबर 10, नवंबर 30 का, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28 और मार्च 31। तो ये टोटल 161 डेज होगा। देखते हैं कितना आ रहा है, 161 into 2,800 into 6% divided by 365, तो ये हो गया 74.10, ठीक है 74.10। देखते हैं, हम लोगों ने जो ऑर्डिनरी सिस्टम किया था बी का, उसमें भी हम लोग का अच्छा 73.91 आया था, मतलब बोल सकते हैं 74 अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना, हाँ इनका भी 74.1 आया, वही बोल रहा है डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा बहुत डिफरेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन की वजह से आएगा और कुछ नहीं। तो हम तो रेफर यही करेंगे कि तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को डेज में करो। देखो इन्होंने भी ये वाला डेज में ही किया, वो तो वैसे भी डेज में ही करना था बिकॉज मंथ में करते तो दिक्कत होता, बट ये वाला भी मुझे लगता है डेज ज्यादा आसान है। फिर भी अगर तुम लोग मंथ में करना चाहो तो कर सकते हो, करने से मतलब है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है वो करेंगे और एमसीक्यू करने से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला जो है वो कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में दो पार्ट है क्वेश्चन का। क्या बोला है देखो, मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैड ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का ड्रॉइंग्स के ऊपर क्वेश्चन है, अमाउंट ड्रॉ किया इन्होंने। अब कब कब किया है बता दिया, यश, ये यश का है, ये भी यश का है, और ये तीन हर्ष का है। Interest is charged 10% per annum on all drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date. अच्छा हुआ बता दिया, एवरेज ड्यू डेट ही करना है। फर्स्ट मे को बेस डेट लेके करना है, ये भी हमें बता दिया है। फर्स्ट मे को बेस डेट लेके हमें कैलकुलेट करना है, दोनों का एवरेज ड्यू डेट निकालना है। फिर इसके बाद ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसी के साथ है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले यश और हर्ष का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट, अमाउंट, डेज फ्रॉम फर्स्ट में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर बता देगा ना कि कौन सा ड्यू डेट यूज करना है तो हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये प्रोडक्ट यश का है 1527,
1527 और ये एक एंड में 31 मार्च। अमाउंट है 75, 20, 15। अच्छा अब इसका ऐड कर लेते हैं। 75 और 15, 90 और 20 मतलब 1,10,000। अच्छा फर्स्ट मई से लेके फर्स्ट में 0 डेज, फर्स्ट मई से लेके 1 जुलाई, तो मई होता है हम लोग का 31, 31 डेज का, तो ये माइनस कर दिया मई। जून का 30, जुलाई का ये 2 तारीख तक, ठीक है। और ये 31 - 1 ये हो गया मई। जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 ले या 29, वैसे तो ये लीप ईयर है। अच्छा 365 बोला है तो 28 लेना पड़ेगा, और मार्च का 31, ठीक है। बता दिया है, अगर नहीं बताता तो हम लोग नोट दे देते कि क्योंकि ये लीप ईयर है तो हम लोग 29 मान रहे हैं, ठीक है। अगर बताएगा तो वही फॉलो करना है, अदरवाइज जो होगा वही हमें लेना चाहिए। मतलब 2020 लीप ईयर है तो हम लोग लीप ईयर ही लेके ना क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोल रहा है कि लीप ईयर हो या जो भी हो, हम लोग को 28 डेज ही मानना पड़ेगा, बिकॉज बता दिया है 1 ईयर इक्वल टू 365, तो हम लोग वही लेंगे। 30, 31, फिर से 31, फिर 30, 31, फिर से 30 और 2 बार 31, 28 और 31, 334 डेज। प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। 62 इंटू 20,000, यहाँ पर ये 12 होगा। 62 इंटू 2, हाँ 124 हो रहा है, 124, और ये 4 टाइम्स 0, ठीक है। अच्छा 15,000 इंटू 334, अच्छा 50,10,000 प्लस 12,40,000, 62,50,000। एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। फर्स्ट मई से लेके 62,50,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000, तो ये आ रहा है हम लोग का 56.8 आ रहा है। तो हम लोग इसको 57 करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रूल्स तो हमें वही बोल रहा है ना। उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया था कि फ्रैक्शन को हमें इग्नोर करना है, तभी हम लोग इग्नोर करेंगे। एक्चुअली ये आ रहा है 56.82, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57, 57 डेज। अच्छा आंसर क्या आएगा? 57 डेज कैलकुलेट करना है मई से लेके, तो मई होता है 31 का 30, जून, जून का 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर? 57 - 30 करके देखते हैं, 27 डेज लेना पड़ेगा। जून का 27 डेज लेना पड़ेगा, मतलब 27 ऑफ जून जो है ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट होगा। देखते हैं। हाँ 27 ऑफ जून ही होना चाहिए, ठीक है, 27 ऑफ जून होगा। अच्छा अब हम लोग इसका इंटरेस्ट भी निकालेंगे। इंटरेस्ट कब से कब तक का होगा? 27 ऑफ जून से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 1,10,000 इंटू रेट बताया था 10%, ये देखो 10%, इनटू यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 365। अब 27 जून से लेके 31 मार्च कितना दिन होगा? जून होता है 30 डेज का, 27 माइनस करेंगे जून, जुलाई हो गया 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, जैन 31 का, फेब 28 का, मार्च 31 का, यानी 277 डेज इंटू 11 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10%। अच्छा कितना आ गया? 8347.9, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 8348।
अगर हम लोग पॉइंट नहीं लेंगे तो 8348 ये हम लोग का आंसर हो गया। इतना इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा यश पे। अब हम लोग हर्ष का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डेज से देखो आसानी से होता है। हर्ष, डेट डेज फ्रॉम 1 मई, इसको भी हमें सेम ही डेट लेने के लिए बोला गया है, और ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा देखते हैं यश का हर्ष का, ठीक है। हर्ष का हो गया 15/8, 31 दिसंबर और 4 मार्च। अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट हो जाएगा 60, 50, 75। टोटल भी कर लेते हैं 18, 1,85,000। अच्छा यहाँ पर डेज कैलकुलेट करते हैं। 1 मई से लेके 15 अगस्त, तो मई होता है 31 का, जून 30, जुलाई 31, अगस्त का 15 तारीख का। अच्छा यहाँ पर भी 31 - 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये 4 मार्च तक करना पड़ेगा। 31 - 1, 30, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। देखते हैं कितना होता है। 30 + 30, ये 30 हो रहा है। 30 + 30 + 31 + 15, तो ये हो गया 106, ठीक है। 106 × 60,000, साथ साथ ये भी कर लेते, 63,60,000। अच्छा ये देखते हैं 31 - 1 यानी कि 30, फिर 30, 31, 31, 30, 31, 31 प्लस 30, 31, फिर से 30 और 31, 244, 244। अच्छा 244 × 50,000। अच्छा 1,22,00,000। चाहिए हम लोग का आ गया दिसंबर तक। दिसंबर तक 244 है। अब उसके बाद से कैलकुलेट कर सकते हैं दिसंबर। जैन का 31, फेब का 28 और मार्च का 4, यानी 307 डेज होगा। 307 × 75,000, 2,30,25,000 डेज में करने से बस यही है, डिजिट ज्यादा आता है, मतलब अमाउंट जो है काफी बड़ा बड़ा हो जाएगा। 1,22,00,000 प्लस 63,60,000, 63,60,000, हाँ सही लिखा है। 4,15,85,000। अब निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट है वही 15 प्लस 4,15,85,000 डिवाइडेड बाई 1,85,000। कितना आ रहा है? 2 to 4.7, मतलब 2 to 5 डेज, 2 to 4.7, 2 to 4.78, मतलब 2 to 5 डेज। देखते हैं कितना होगा। मई है 31 का, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, तो कितना हो रहा है? 30 + 30 + 31 + 31, 122 डेज हो रहा है। हमें 2 to 5 चाहिए, तो और भी सितंबर का 30,
अक्टूबर का 31, देखते हैं कितना होता है, +30 + 31, 183 -225, 42। अच्छा और भी करना पड़ेगा। नवंबर का 30। अच्छा तो कितना हो रहा है, फिर से एक बार देखना पड़ेगा। 30 30 30 30, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 30 कर लिया मैंने, मतलब ये हो गया 210 डेज, और 1 1 2 और 1 3, मतलब 213 हो गया। -225 करते हैं तो कितना आता है, 12। मतलब नवंबर दिसंबर का 12 तक होगा, मतलब 12 दिसंबर जो है ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है 12 दिसंबर, ठीक है। अब 12 दिसंबर से लेके हमें 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम 12 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक। अच्छा अमाउंट कितना है, 1,85,000, इंटरेस्ट रेट 10%। 365, अब डेज कितना हो जाएगा, 31 होता है दिसंबर का, 12 माइनस कर दो दिसंबर, जैन का 31, फेब का 28 होगा, और मार्च का 31, तो ये हो गया 109 डेज। 109 इंटू 1,85,000 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10%। अच्छा अब देखते कितना आ रहा है, 5,524.6, मतलब हम लोग अगर पॉइंट को इग्नोर करना चाहते हैं तो 24.6 के जगह हम लोग 25 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। ये इतना इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, पहला वाला कितना आया था, 8,000, ये आया था 8,348, 8,348 will be charged from Yash, and ₹5,525 will be charged from हर्ष, ठीक है। तो जिससे जितना चार्ज हुआ है वो हम लोगों ने लिख दिया। मैंने बोला था हमें आंसर जो है एक बार लिख के दे देना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, the average due date for payment in cash is 10th August 2020। अच्छा इसमें एवरेज ड्यू डेट बता दिया है कब पे करना है, एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500, मतलब 67,500 इस डेट को पेमेंट करना है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता if total payment is made on the following dates, interest to be considered at the rate of 12% per annum। अच्छा देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि आनंद और अमृता में कुछ परचेज का मतलब सेल परचेज हुआ है, आनंद ने परचेज किया है, और इसका ड्यू डेट आया है 10th, मतलब आनंद को अमृता को 10 अगस्त को 67,500 पे करना है। लेकिन अगर वो पेमेंट किसी और डेट पे करता है, ड्यू डेट पे नहीं करके, ठीक है, जैसे कि अगर ड्यू डेट पे करता है तो अगर 15 अगस्त में करता है तो 30 जुलाई में करता है, तो मतलब ड्यू डेट निकल के आया 10 अगस्त, ये ऐसा एक डेट है जिसमें कोई भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस या गेन नहीं होगा। अगर इस दिन पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम लोग 25 अगस्त को करते हैं, मतलब कौन, आनंद अगर 25 अगस्त को पेमेंट करेगा तो क्या होगा, और अगर 30 जुलाई को करेगा तो क्या होगा। 30 जुलाई को करने से प्री पेमेंट, और 25 अगस्त को करने से पोस्ट पेमेंट, इस पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इस पे उसे रीबेट मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज हमें कैलकुलेट करके बताना है। रेट बता दिया है 12%, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला पहला कंडीशन, पेमेंट ऑन एवरेज ड्यू डेट। अगर पेमेंट एवरेज ड्यू डेट में ही होता है तो नो इंटरेस्ट, ठीक है। एक्चुअली नो इंटरेस्ट हो जाएगा ना, ये देखो 67,500 इंटू 12% इंटू 0/365 डेज, क्योंकि कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये देखो ऑन एवरेज ड्यू डेट को अगर पेमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का जीरो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा जीरो। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो पेमेंट अमाउंट will be only rupees
67,500, सिर्फ 67,500 जो ट्रांजैक्शन हुआ था उतना पेमेंट करने से ही हो जाएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, और कुछ डिडक्शन भी, मतलब कुछ रिबेट भी नहीं मिलेगा। फिर पॉइंट 2 में बोला है कब पेमेंट करते हैं, अगर 25 अगस्त को, तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 67,500 इंटू 12/100 इंटू, अब क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट है 10 अगस्त का, ठीक है। अगर 25 अगस्त को अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम 10 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ, मतलब लेट कर रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का अगस्त से लेके 25 अगस्त, तो 25 माइनस 10 करने से पता चलेगा कितना डेज, 15 डेज, ठीक है। 15 डेज का डिले हो रहा है तो 15 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 15 इंटू 67,500, 15 इंटू 67 डिवाइडेड बाई 365 332.8, मतलब 333 कर सकते हैं, 3, ठीक है। ये पॉइंट 2.8 है तो हम लोग इसे 333 कर सकते हैं। तो अमाउंट ऐसे लिखते हैं, अमाउंट विल बी पेड बाय आनंद टू अमृता। कितना हो जाएगा, 67,500 तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी 67,833 ये अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, 67,833 ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। और थर्ड वाला कंडीशन है कि कब पेमेंट कर रहे, 30 जुलाई। तो यहाँ पर लिखेंगे रीबेट फ्रॉम 30 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक, पहले कर रहे हैं ना तो फिर रिबेट मिलेगा। तो रिबेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 67,500। अब रिबेट का इंटरेस्ट रेट कुछ बोला है, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर रीबेट होता है, इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट एंड इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अच्छा ये तो दूसरे वाले क्वेश्चन का था, तो यहाँ पर रीबेट का रेट कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं ये भी 12% ही है, रीबेट भी 12% मिलेगा। और डेज कैलकुलेट करते हैं, 30 जुलाई से लेके हमें 10 अगस्त तक। तो जुलाई नॉर्मली कितने दिन का होता है, जुलाई होता है 31 का, 31 माइनस 30, जुलाई का एक दिन, अगस्त का 10 दिन, 11 दिन का रिबेट मिलेगा। तो 11 इंटू 67,500 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 12%, देखते हैं कितना आ रहा है, 244.1, मतलब 244 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे अमाउंट पेड बाय आनंद टू अमृता will be 67,500 माइनस 244, कम देना पड़ेगा इतना, 67,500 माइनस 244, तो ये हो गया 67,256, ठीक है। ये 3 अलग अलग कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर ड्यू डेट पे करते हैं तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, बस इतना ही, कोई भी इंटरेस्ट रिबेट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट वो डेट है जहां पर इंटरेस्ट का लॉस ना ही तो लॉस है ना ही तो गेन है कोई भी पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पर 67,500 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ड्यू डेट के बाद करते हैं, जो कि ये हो रहा है, ये देखो 10 अगस्त ड्यू डेट था, उसके बाद करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यू डेट के आगे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो है, सॉरी रिबेट जो है वो हमें मिलेगा, जो मिलता है, मतलब जो छूट मिलता है उसे रिबेट बोलते हैं, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन तुम लोग थोड़ा सा और भी अच्छे से कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब रहा शॉर्ट क्वेश्चन, वो बता देते हैं। यहाँ पर पहले ट्रू फॉल्स वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, The specific due date excludes the addition of grace days to arrive at the due date। बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिकली हमें ड्यू डेट बता दिया है
तो बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव ड्यू डेट, हम लोग नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में करते हैं कि मैच्योरिटी डेट तक पहुंचने के लिए, एक्चुअली देखोगे तो बुक्स में क्या होता है, हम लोग मैच्योरिटी डेट को भी ये लोग ड्यू डेट लिख देते हैं, लैंग्वेज दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। तो बोल रहा है देखो, जब ग्रेस डेज ऐड होता है तो हम लोग ड्यू डेट में थोड़ी ना पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचते हैं मैच्योरिटी डेट में। बट ये लैंग्वेज इशू एक्चुअली क्या है, मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज बहुत ही कम यूज होता है, ड्यू डेट ही यूज कर लेता है, ग्रेस डेज लगाने के बाद भी ड्यू डेट लिख देता है और नहीं भी तो भी ड्यू डेट लिखता है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने से समझ में आएगा। देखो बोल रहा है एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव नॉट ड्यू डेट, इसको लिखना चाहिए, अगर हम लोग सही से बताएं तो ये मैच्योरिटी डेट लिखना चाहिए, ये परफेक्ट होगा। फिर भी ठीक है, जैसे लिखा है कोई बात नहीं। बोल रहा है कि ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट हमें मिलता है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, ड्यू डेट तो निकल के आता ही है, फिर उसमें 3 दिन ग्रेस लगाने के बाद जो ड्यू डेट आता है, अगर स्पेसिफिक ड्यू डेट बता दिया जाता है तो हमें ये 3 दिन ग्रेस ऐड करने का जरूरत नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है। तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर हमें स्पेसिफिक डेट ड्यू डेट बता देता है फिर हम लोग उसे वहां पर ग्रेस डेज ऐड नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ही हमें ऐड करना होता है, ठीक है। और वैसे भी स्पेसिफिक ड्यू डेट जब बता दिया कि इस तारीख को पेमेंट करना है या फिर इस तारीख को पेमेंट मिलेगा, तो फिर वहां ग्रेस डेज का कोई काम नहीं। नेक्स्ट बोला है पेमेंट मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट एंटाइटल्स रिबेट टू द कस्टमर। अभी अभी हम लोगों ने किया, एवरेज ड्यू डेट के पहले अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो कस्टमर को रिबेट मिलेगा, सही बात है, ठीक है। फिर बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट्स इन लॉस टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट में अगर हम लोग जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं उनका लॉस होगा। देखो चाहे रिसीव करने वाला पार्टी हो या पेमेंट करने वाला पार्टी हो, एवरेज ड्यू डेट में किसी को लॉस नहीं होता है, वही तो हम लोग पढ़े हैं। तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत लिखा हुआ है, तभी तो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना हम लोग सीख रहे हैं। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड बाय द पार्टी मेकिंग पेमेंट एग्जैक्टली ऑन द एवरेज ड्यू डेट। बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा उस पार्टी को जो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो पे कर रहा है पैसा, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर वो एवरेज ड्यू डेट पे कर रहा है। ये भी फॉल्स है, एवरेज ड्यू डेट पे करने से ना तो कोई लॉस है ना तो कोई प्रॉफिट है, मतलब किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देना या लेने का बात नहीं होगा। एवरेज ड्यू डेट के आगे पीछे होने से होता है, आगे मतलब अगर हम लोग बिफोर पेमेंट करते हैं तो रिबेट, अगर आफ्टर पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट। Where the due date is public holiday, अगर ड्यू डेट हम लोग का पब्लिक हॉलीडे आ गया एंड द प्रीसीडिंग डे इज संडे, जैसे मान लो 15 अगस्त गया, 15 अगस्त जो है ये पब्लिक हॉलीडे है, सपोज 14 अगस्त को आ गया संडे, ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का पब्लिक हॉलीडे। तो ये मंडे होना चाहिए, ठीक है, ये मंडे अगर होता है, ठीक है, अगर मंडे होता है तो इसके आगे वाला दिन संडे हो जाएगा। देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। बोल रहा है संडे के पहले वाला जो डेट यानी कि 13 अगस्त को जो है ये ड्यू डेट हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो नॉन हॉलीडे, तो जब नॉन हॉलीडे होता है तो हमें उससे पहले, जैसे हम लोग का अगर ड्यू डेट निकल के आया है 15 अगस्त का तो काम नहीं होगा हमें पता है, तो उसके आगे वाला दिन देखो, उसके आगे संडे है तो फिर उसके आगे वाला दिन देखो, यानी 13 अगस्त को होगा, ठीक है। और अगर सडन हॉलीडे होता है तो क्या होगा, सपोज अगर सडन हॉलीडे जैसे कि आज है, ठीक है, कल भी सडन हॉलीडे हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद भी हो जाता है, तो फिर हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, जो हम लोगों का इसके बाद नॉर्मल वर्किंग डेज आएगा उसी दिन का बात होगा, ठीक है। तो अगर हमें पता है ये नॉन हॉलीडे है तो जस्ट प्रीसीडिंग डेट हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला आंसर जो है ट्रू होगा। अच्छा, अब एमसीक्यूज देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है कि इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट इट रिजल्ट्स इन, अगर हम लोग पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के टाइम पे करते हैं तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द डेटर, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ देम। तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर होगा, कोई भी लॉस किसी को नहीं होता है, ना तो डेटर को ना तो क्रेडिटर को, अगर एवरेज ड्यू डेट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ए मीन डेट इज कैलकुलेटेड, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है, मीन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को मीन बोला जाता है, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट का बात हो रहा है, मीन डेट का मतलब एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। ए मीन डेट इज कैलकुलेटेड इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स फॉर ए लमसम पेमेंट फॉर सेवरल पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स। इसको समझो क्या बोल रहा है, हम लोग एवरेज ड्यू डेट क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट को सेटल कर पाए। कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है,
ए को बी को 500 रुपए देना है और बी को ए को 700 रुपए देना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट। कैसे होगा कि हम लोग म्यूचुअली सेटअप कर लेंगे, मतलब ए बोलेगा कि हम जो है तुमसे 200 रुपए ले लेंगे और हम लोग सेटअप कर देंगे, दैट इज कॉन्ट्रा अकाउंट सेटलमेंट। लेकिन ड्यू डेट क्या सिर्फ कॉन्ट्रा अकाउंट सेटलमेंट के लिए होता है? ड्यू डेट इसीलिए कैलकुलेट नहीं होता है कि हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट को सेटल करें। ड्यू डेट इसीलिए कैलकुलेट होता है ताकि बहुत सारे डेट को याद रखने की जगह किसी एक डेट पे अगर हम लोग पेमेंट करते हैं या रिसीव लेते हैं तो हमारा कोई लॉस ना हो। फॉर ए लमसम पेमेंट ये भी गलत है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है उसको पे करने के लिए ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है, नहीं। सेवरल पेमेंट ऑफ डिफरेंट डेट पे अलग अलग पेमेंट है, उसके जगह किसी एक डेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा हम लोग 2 का। अच्छा 3 का देखो क्या बोल रहा है, इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर करते हैं, अभी जैसे दिखाया, द पार्टी एंटाइटल टू इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा? ऑब्वियसली क्रेडिटर को मिलेगा। जो देखो पेमेंट किसको करते हैं, डेटर को पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट हम लोग क्रेडिटर को करते हैं। तो अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट का टाइम चला गया उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो है क्रेडिटर को मिलेगा। बैंक का तो यहाँ कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। पेमेंट बोला है तो फिर क्रेडिटर का ही बात आना चाहिए, तो 3 का ए हो गया। 4th नंबर देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है, जैसे अभी अभी 15 अगस्त गया, देन ड्यू डेट विल बी, तो ड्यू डेट कौन सा होगा, इसके प्रीसीडिंग डेट यानी 14 अगस्त। ये देखो सक्सीडिंग मतलब 16 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए। जब हमें पता है तो हमें उसके आगे वाला दिन काम करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग बिजनेस डे, ये करेक्ट आंसर है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, ठीक है। बिजनेस डे मतलब जिस दिन बिजनेस एक्टिविटी होगा, ठीक है, वैलिड होता है। और एक ये यहाँ पर क्या बोला, ड्यू डेट विल नॉट चेंज एंड विल रिमेन सेम, बोल रहा है कुछ भी हो जाए ड्यू डेट नहीं चेंज, नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ड्यू डेट चेंज हो जाएगा अगर नॉन हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डेट, और अगर सडन हॉलीडे है तो सक्सीडिंग, ठीक है। तो प्रीसीडिंग बिजनेस डेज होगा। तो ये हम लोग का 4th नंबर का बी हो जाएगा। 5th नंबर का देखते हैं क्या बोल रहा है, ए बिल ऑन 29 ड्यू ऑन 29 जन, बिल 29 जन 2020 को ड्यू हुआ है, इज मेड पेएबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ बाद पे होना है। तो 29 ऑफ जैन से लेके 28 ऑफ फेब तक होना चाहिए। तो ड्यू डेट क्या होगा, तो 28 फेब हो गया, तो फिर इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो ड्यू डेट 3 मार्च होना चाहिए, 3 दिन ग्रेस डे से ऐड करने के बाद देखते हैं। हाँ 3 मार्च का आंसर तो है, ये देखो 3 मार्च का आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग को बोला था 29 को हम लोग का ड्यू डेट है, क्या बोला था देखो, सॉरी 29 को हम लोग का एक बिल ड्रॉ हुआ है जिसको पे करना है 1 मंथ आफ्टर डेट, ठीक है। तो 1 मंथ आफ्टर डेट का मतलब 29 ऑफ जैन से लेके 28 ऑफ फेब तक 1 मंथ हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 दिन जो है हमें क्या लेना है, 3 दिन हम लोगों को ग्रेस पीरियड ऐड करना है, तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, ठीक है। तो ये 3 मार्च होगा। अच्छा ये ना 2020 है तो ये वाला हम लोग 28 की जगह 29 भी लिख सकते हैं, मतलब लिखना ही चाहिए, 2020 लीप ईयर होता है, 29 ऑफ जैन 2020 बोला है, इससे 1 मंथ जाएंगे तो 29 फिर 2020 होगा क्योंकि वो लीप ईयर होता है। लेकिन उसमें भी हमारे आंसर का कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर कोई 28 कर लेते हो गलती से तो भी आंसर हमारा 3 मार्च ही आने वाला है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहे। और अगर हम लोग जो है 28 कर लेते हैं तो भी हम लोग का आंसर कैसे आएगा, तो 1 2 3, ठीक है। अगर 29 करते हैं तो भी 3 दिन ग्रेस में ये आएगा, अगर 28 करते हैं तो उसके बाद भी 3 दिन ग्रेस यही आएगा, यानी 3 मार्च आंसर आएगा। लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो अगर लीप ईयर है तो सही चीज ये है कि हम लोग इसे 29 मान के ही करें, ठीक है। अगर 29 नहीं मानेंगे तो गलत होगा क्योंकि 2020 लीप ईयर है। अब कभी अगर बता देता है क्वेश्चन में हमें 365 मानना है वो बात अलग है, लेकिन तुम लोग बाकी अपना नॉलेज मत छोड़ो कि जो हमें पता होता है कि जो ईयर नॉर्मली 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने से राउंड में हमें आंसर मिलता है, वो सारे ईयर लीप ईयर होते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन और मतलब एक और भी कंडीशन होता है, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट 2020 जो है ये लीप ईयर था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 29 जैन से लेके 29 फेब तक कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 3 दिन ग्रेस जाएगा तो हम लोग का 3 मार्च आएगा। और अगर 28 भी कर लेते हो तो ऑप्शन के हिसाब से बच जाओगे, 3 मार्च ही आंसर आएगा, चेंज वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का कैलकुलेशन जो है
कंप्लीट हो गया और एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गया और एवरेज ड्यू डेट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आसान चैप्टर है, आने से 5 मार्क्स का आता है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है बोल सकते हो। बस कैलकुलेशन तुम लोग को सही रखना है। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम लोग डेज लगाए, कहाँ पर हम लोग मंथ लगाए। डेज में लेकिन बहुत आसान होता है एंड में आके कैलकुलेट करना, मतलब ये वाला चीज। ये सब मंथ में होता है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मंथ या ईयर में बेस्ट होता है डेज में कैलकुलेट करना, यही बोलेंगे। तो जितना कोशिश करो हो सके कि डेज में ही कैलकुलेट करें। जहां ईयर लगाना पड़ेगा, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट वाला है, तुम लोग पैटर्न देखना। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में ही ना हम लोगों को यहाँ पर 0, 12 ये सब राउंड में हमें मिल रहा है, बाकी बाकी जो केसेस है वहां पर नहीं मिल रहा है। तो ये इंस्टॉलमेंट के अलावा बाकी सारे केसेस को तुम लोग ना डेज में करना, आसानी से आंसर निकल के आएगा। वो सबको मंथ में करने का कोशिश मत करना। हाँ, अगर ऑर्डिनरी सिस्टम दिया है तो बात अलग है, जहां पर मंथ में निकालने से निकल जा रहा है। अदरवाइज हमेशा डेज में कैलकुलेट करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये थर्सडे वाले क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।